नमस्कार, लाइव सिटीज पर आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। देखिए, पिछले कुछ दिनों से लगातार बिहार में जात पात आरक्षण बिल और उससे रिलेटेड तमाम चीजों पे राजनीति हो रही है। राजनीति इस मायने में कि सरकार ने आरक्षण का दायरा बढ़ाया और उसे बढ़ाकर 75% कर दिया और जाहिर सी बात है कि इस पर काफी राजनीति भी हुई। लेकिन अब इसमें नया अपडेट ये है कि पटना हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर यानी आरक्षण का जो दायरा बढ़ाया गया है 50% से बढ़ाकर उसे 65% जो किया गया है, उसको चुनौती दी गई है। ये कहा गया है कि ये मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया गया है इसमें। लेकिन सवाल ये है कि क्यों मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। उस याचिका में ये कहा गया कि जो पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षण की सीमा थी उसे बढ़ाकर 65% जो किया गया है। अब जाहिर सी बात है कि इसका प्रावधान ये था, इस सरकार या जो भी आरक्षण का दायरा बढ़ता वो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण बढ़ाया जा सकता था, लेकिन इसे जनसंख्या के आधार पर बढ़ाया गया है, ये याचिका में कहा गया है। साथ ही साथ उसमें यह भी कहा गया है कि एडवर्स कंडीशन में यानी असाधारण परिस्थितियों में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उस बिल में उस असाधारण परिस्थितियों की परिभाषा नहीं दी गई है। तो इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर जो है वो याचिका दायर हुई है। तो अब सवाल ये है कि अब तो ये हाईकोर्ट पहुंच गया है, तब क्या होगा। इसी मुद्दे पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पे आरजेडी के प्रवक्ता के रूप में और सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एजाज अहमद साहब हैं, के साथ बीजेपी के प्रतिनिधि के रूप में रत्नेश है और लीगल एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर सलीम जावेद हैं। सबसे पहले डॉक्टर सलीम जावेद के पास जाते हैं। जिस तरह से याचिका दायर की गई है उसमें कई बातों को रखा गया है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस याचिका में एक्चुअली कहा क्या गया है और क्यों यह कहा गया कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। सर, ये याचिका जो फाइल की गई है, इस याचिका के बारे में बात करने से पहले मैं थोड़ी सी बात लीगल जो इम्प्लीकेशन है उसकी बात करना चाहूँगा। अंडर आर्टिकल 226 हाई कोर्ट को ये पावर दिया गया है कि अगर किसी के भी फंडामेंटल राइट का या अदर राइट्स का, इसीलिए लॉ के फील्ड में ये कहा जाता है कि समटाइम्स हाई कोर्ट्स आर हैविंग वाइडर पावर देन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फंडामेंटल राइट के वायलेशन के केसेस में रिट को एक्सेप्ट करती है, बट हाई कोर्ट फंडामेंटल राइट के साथ साथ अदर राइट्स के वायलेशन के केसेस में भी अंडर आर्टिकल 226 रिट को एडमिट कर सकती है। जहाँ तक इस रिट का सवाल है, इस रिट के फाइल किए जाने के बैकग्राउंड में ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसको बेसिस बनाया गया होगा। हालांकि उन बातों के अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसका रिफरेंस इस रिट में दिया गया है, जैसे आर्टिकल 14 विच टॉक्स अबाउट इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इसके अलावा आर्टिकल 15 जो किसी भी तरीके के डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने की बात करती है, आर्टिकल 16 क्लॉज 1 एंड आर्टिकल 16 क्लॉज 4। एक्चुअली आर्टिकल 16 क्लॉज 4 इम्पावर करता है किसी स्टेट को रिजर्वेशन देने के लिए इन फेवर ऑफ द सोशली बैकवर्ड क्लासेस, और इस प्रोविजन में जो प्रावधान किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन को अगर दिमाग में रखा जाए, उसको भी इस रिट में ग्राउंड के रूप में इनकॉर्पोरेट किया गया है। एंड दैट डिसीजन वाज गिवन इन द केस ऑफ इंदिरा साहनी वर्सेज इंदिरा साहनी, जिसको मंडल केस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को दी जा सकती है, SC ST को दी जा सकती है, लेकिन उसमें एक कैपिंग किया था साथ ही साथ में कि रिजर्वेशन कैन नॉट बी बियॉन्ड 50%। उस 50% के कैपिंग को हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी के केस में ही एक स्कोप दिया था कि उसको ब्रेक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल सर्कमस्टांसेस का इनकॉर्पोरेशन जरूरी होगा गवर्नमेंट के लिए, जिनके द्वारा इस रिजर्वेशन के बैरियर को ब्रेक किया जाएगा। तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे डिसीजंस, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को दिमाग में रखते हुए ऐसा लगता है कि पिटिशनर्स ने ये रिट फाइल किया होगा।
जी जावेद साहब, तो अब जाहिर सी बात है, अब एजाज अली साहब, माफ कीजिएगा, एजाज अहमद साहब, सवाल यह है कि आप लोगों ने रिजर्वेशन का बिल लागू किया और तमाम पहले जनसंख्या जातीय सर्वे कराया, उसके बाद आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक सर्वे को भी आप लोगों ने रिपोर्ट जारी किया। अब जाहिर सी बात है कि इस पर अब हाई कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। क्या आप मानते हैं कि आप लोग के लिए ये बहुत बड़ा झटका होगा? देखिए दीपक जी, हम लोग पहले से ही इस बात को जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी पिछले दरवाजे से इस मामले में राजनीति करेगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि बिहार कैबिनेट ने एक प्रस्ताव दिया केंद्र सरकार के समक्ष कि जो 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई है उसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों की मंशा ठीक नहीं है। ये उस समय ही समझ में आ गया था जब हम जातीय गणना के मामले में जब मामले को आगे बढ़ाने का काम किए और स्पष्टता जब बिहार सरकार ने फैसला ले लिया कि हम अपने स्तर से जातीय गणना कराने का कार्य करेंगे, तो पिछले दरवाजे से इन लोगों ने एक रिट याचिका दाखिल की पटना उच्च न्यायालय में। अब पटना उच्च न्यायालय के माध्यम से इसको स्टे भी मिला। जिस दिन स्टे मिला उसी दिन आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालयों में मिठाइयां बांटी गई, खुशियां मनाई गई, पटाखे छोड़े गए। इसी से समझा जा सकता है कि इनको पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अल्पसंख्यक समाज को जो भी लाभ दिया जाता है या उनको उनके हक और अधिकार को आगे बढ़ाने का कार्य किया जाता है या उनको हक और अधिकार देने की बात की जाती है, तो इनको बेचैनी हो जाती है। और इसी बेचैनी का परिणाम आपने देखा होगा कि किस तरह से जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मामले गए तो इन्होंने अटॉर्नी जनरल तुषार मेहता के माध्यम से दो एफिडेविट दाखिल किया। सुबह में दाखिल किया कि इसको राज्य सरकार नहीं करा सकती है, शाम जाते जाते इनको लगा कि हमारी भद पिट सकती है। चूंकि पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश दिया गया था उसमें स्पष्टता ये बात कही गई थी कि ये किसी का अधिकार छीनने के लिए नहीं बल्कि किसी को अधिकार और हक देने के लिए जातीय गणना कराई जा रही है। और इस संबंध में जब इनको लगा कि भद पिट सकती है तो इन्होंने शाम होते होते दूसरा एफिडेविट दाखिल किया और कहा कि राज्य सरकार चाहे तो अपने स्तर से करा सकती है। तो दोहरी राजनीति, दोहरी सोच वाली भारतीय जनता पार्टी का पोल खुल गया जब जातीय गणना का मामला आया। और फिर भारतीय जनता पार्टी एजाज साहब एक सवाल लेते हैं, उसके बाद आप जो है आप बताइएगा, आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की तरफ से ये तमाम चीजें हो रही है, जबकि बीजेपी ने तो इसका समर्थन किया और यहाँ तक कि सम्राट चौधरी ने तो ये भी कहा कि 5% का आरक्षण और बढ़ाना चाहिए। फिर आपको क्यों लगता है कि ये जो अभी हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है इसके पीछे बीजेपी है? देखिए दीपक जी, इसका स्पष्ट प्रमाण है। जब जातीय गणना का मामला आया, जातीय गणना से ही सारे आंकड़े इकट्ठे होने थे और जब आंकड़े इकट्ठे हो गए तो उसके बाद फिर भारतीय जनता पार्टी ने अपने ही लोगों के माध्यम से इसको सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया। लेकिन थैंक्स टू सर्वोच्च न्यायालय कि उन्होंने स्पष्टता ये बात कही कि जो आंकड़े उपलब्ध हुए हैं ये नीति बनाने के लिए है, ये हक और अधिकार देने के लिए है, इसको हम रोक नहीं सकते हैं। और जब आंकड़े सब कुछ सामने आ गए तो फिर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि इसमें आर्थिक रूप से जो सर्वेक्षण का कार्य होना चाहिए वो सामने नहीं आए हैं, जो सामाजिक स्टेटस है वो तो आप सामने ले आए हैं, लेकिन शैक्षणिक स्टेटस सामने नहीं लाए हैं। जब सब कुछ हम सर्वदलीय बैठक में स्पष्ट कहे कि हम विधानमंडल में सारे मामले को रखने का काम करेंगे, तो जब विधानमंडल में सारे मामले रखे गए तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह का विरोध किया, किस तरह की राजनीति की, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और आप देखिए लगातार भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करती रही है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के ट्रैक रिकॉर्ड से ही समझा जा सकता है कि उनको आरक्षण व्यवस्था से कहीं ना कहीं बेचैनी हो जाती है। ठीक है, ये साहब रत्नेश जी यहाँ पे है, वो आपके तमाम आरोपों का जवाब उनसे ले लेते हैं। रत्नेश जी, हिराज साहब का कहना है कि एक मिनट उसके बाद कंक्लूड कर लेंगे। आज चुके पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय वीपी सिंह जी का पुण्यतिथि है और वीपी सिंह ने ही मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू किया था और उन्होंने ऐतिहासिक रूप से जो कार्य किया उसकी काट में इन्होंने देखिए कि जिस दिन मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ
उसी के दूसरे दिन इन्होंने कमंडल रथ निकालने का काम किया और किस तरह से इन्होंने समर्थन वापस लेकर के राम रथ निकाल करके देश के अंदर मंडलवादी शक्तियों को कमजोर करने का जो इनका एक्शन प्लान था, जो इनकी सोच थी। ठीक है जी, रत्नेश जी, जी, एजाज साहब जी, रत्नेश जी, आपसे सवाल ये है, रत्नेश जी आपसे सवाल ये है कि अभी हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी गई है, अब जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट देखेगा, लेकिन सवाल है कि आपके ऊपर क्यों चार्ज फ्रेम हो रहा? एजाज साहब सीधा चार्ज फ्रेम कर रहे हैं कि आप लोग आरक्षण विरोधी हैं और आप ही लोगों ने इसको हाईकोर्ट में चुनौती दिलवाई है। दीपक जी, सबसे पहले मैं एजाज भाई को करेक्ट कर देना चाहता हूं कि जब पीपी सिंह की सरकार ने आरक्षण इस देश में लाया, उस सरकार को समर्थन देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी और पीपी सिंह की सरकार को उतनी बहुमत नहीं थी बिना भारतीय जनता पार्टी को उस बिल को पास करा के और इस देश में आरक्षण लागू करने का। साथ में मैं यह भी जोड़ना चाहता हूँ कि इस देश में जब भी आरक्षण लागू हुआ, चाहे पीपी सिंह की सरकार हो, चाहे कर्पूरी ठाकुर की सरकार हो और चाहे नीतीश कुमार की सरकार हो, जब भी इस देश में आरक्षण लागू किया है, उस सरकार को समर्थन देने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और इस बार भी जब आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात हुई तो हमारी सरकार, हमारी पार्टी सरकार से बाहर रहने के बावजूद उस बिल को पूर्णतः समर्थन दिया है कि इस देश में पिछड़े वंचितों की आवाज को न दबे और पिछड़े वंचितों की सरकार को और उनके अधिकारों को मिलना चाहिए, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा कृत संकल्पित रही है। राष्ट्रीय जनता दल का एजाज भाई बता दें हमको, इससे पहले किस सरकार में राष्ट्रीय जनता दल ने आरक्षण लाने का काम किया है? 15 साल आरजेडी की सरकार रहा है। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी 15 साल मुख्यमंत्री रहने का काम किए हैं। कहां उन्होंने नगर निकाय और पंचायतों में आरक्षण लाने का काम किया है? आज तक आरक्षण बिहार में और देश में जब भी आया है, उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से ही आया है और राष्ट्रीय जनता दल के समर्थन से कोई भी आरक्षण इस देश में। यही बात तो एजाज है रत्नेश जी कि आप लोग समर्थन देने की बात तो कर रहे हैं और मुंह पे सामने में समर्थन दिया जाता है, आप लोगों ने ये बात कही है, लेकिन सामने में कुछ और होता है, पीछे में कुछ और होता है। पीछे में हम लोग मैं भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर जो प्रतिनिधि है उनसे सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ। एजाज साहब एक मिनट, एजाज साहब आपके पास आता हूँ, एजाज साहब आपके पास आता हूँ, रत्नेश जी की बात हो जाने दीजिए प्लीज। हाँ रत्नेश जी कंक्लूड कीजिए अपना। सरकार में पूरी इनकी न्यायिक प्रक्रिया है, एडवोकेट जनरल इनके सरकार द्वारा अपॉइंट किए हुए हैं, हम लोग उसके साथ बिल पास हो गया है। अगर हाईकोर्ट में आ रहे हैं तो घबरा क्यों रहे? अगर जातीय गणना सही से हुई है, उसके सारे तथ्यों को सही से प्रस्तुत किया, ये कोर्ट में अपने पक्षों को रखे। इनके मन में चोर की दाढ़ी में तिनका वाली स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से आरक्षण के साथ है, पिछड़े को आरक्षण मिले इस पूरे विश्वास में भारतीय जनता पार्टी हर लड़ाई में सरकार के साथ खड़ी है। उनको जिस स्तर पे सहयोग चाहिए उस स्तर पे हम लोग सहयोग करने को तैयार है, लेकिन इनको ईमानदारी से आरक्षण को लागू करवाने के लिए बिहार के पिछड़े और वंचितों के अधिकार के लिए संघर्ष करना होगा। एजाज साहब, रत्नेश जी तो कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी सहयोग करने के लिए तैयार है आपको। देखिए भारतीय जनता पार्टी कितना सहयोग कर रही है ये स्पष्ट समझ में आ जाता है। 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए बिहार कैबिनेट ने प्रस्ताव भेजा है, 3 दिन हो गया। अब तक केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री के स्तर से या किसी भी प्रतिनिधि के स्तर से या भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश स्तर के नेता के स्तर से कोई इस पर मंतव्य नहीं आया। इसी से समझा जा सकता है कि वो जिस दिन प्रस्ताव आया उसी दिन से इस मंथन में लग गया कि इसको कहीं ना कहीं चैलेंज किया जाए और ये अपने लोगों को उसी तरह से भेजने का काम किए जिस तरह से जातीय गणना के मामले में भेजने का काम किए। और ये लोग शोर उस तरह से मचाते हैं जैसे चोर अपनी चोरी पकड़े जाने के बाद कहीं ना कहीं शोर मचा करके ये साबित करता है कि चोर हम नहीं है, जबकि स्थिति यह है कि आज मंडलवादी और मंडलवादी शक्तियों की जो एकता और जिस तरह से देश के अंदर जो उबाल आया है उससे इनको बेचैनी हो गई है, घबराहट हो गई है। ये जिस तरह से एक समय था, आपने देखा होगा कि राम मंदिर आंदोलन चला करके कमंडल को आगे ला करके मंडल की राजनीति को कहीं ना कहीं कमजोर करने का कार्य किया था। आज उसी तरह से जिस दिन से बिहार में ऐतिहासिक रूप से
जातीय आंकड़े सामने आए हैं जातीय गणना के माध्यम से 1931 के बाद पहली बार देश में और कहीं ना कहीं देश स्तर पर बिहार एक नजीर के रूप में प्रस्तुत किया है। और इनको लग रहा है कि पूरे देश भर से जो डिमांड हो रहा है कि जातीय जनगणना कराई जाए, जातीय जनगणना कराई जाए, तो उसकी काट में ये मंदिर 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 फिर चिल्लाना शुरू किया है। देखिए लेकिन नहीं है, यहाँ पर पूरी तरह से जो लोग हैं, जो आम आवाम है, जो कमेरे वर्ग के लोग हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं। एजाज साहब, हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट सलीम जावेद साहब है, उनसे एक बार पूछ सकते हैं। दीपक जी, मैं बस एजाज साहब 9वीं अनुसूची की बात कर रहे हैं। 9वीं अनुसूची में डाल के कुछ नहीं होगा। एजाज साहब थोड़ा जजमेंट पढ़िए और राजद के रिसर्च विंग को कहिए कि जजमेंट पढ़े। 2007 में IR कोल्हान वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सबरवाल साहब का जजमेंट है। उस जजमेंट में उन्होंने कहा है कि इस देश में 9वीं अनुसूची में डाले गए बिल का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है और केशवानंद भारती केस में भी किसी भी बिल के जुडिशियल रिव्यू की ताकत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। इसलिए 9वीं अनुसूची में रत्नेश जी, 9वीं अनुसूची में आरक्षण बिल जा सकता है या नहीं जा सकता है? सलीम जावेद साहब हमारे साथ हैं। सलीम जावेद साहब, क्या जब नीतीश कुमार ने कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास किया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये भेजा कि इस बिल को 9वीं अनुसूची में डाला जाए, तो क्या ये बिल 9वीं अनुसूची में डाले जाने के मतलब उसके लीगल एस्पेक्ट क्या है? सर, इससे पहले कि मैं इसके आज प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में इसका लीगल एस्पेक्ट बताऊं, मैं ये बताना चाहूंगा कि 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा 9th शेड्यूल को ऐड किया गया। और ये इसलिए किया गया क्योंकि शंकरी प्रसाद के केस में 1951 में ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट जो लॉज बनाएगी उसकी वैलिडिटी को रिव्यू किया जा सकता है, उसको टेस्ट किया जा सकता है। उससे बचने के लिए 1951 में शेड्यूल 9 को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया और इनिशियली उसमें 13 सेंट्रल और स्टेट लॉज को जगह दी गई। शेड्यूल 9 का जो लीगल इम्प्लीकेशन 2007 के पहले तक था वो थोड़ा डिफरेंट था। 2007 के बाद थोड़ा उसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने अप्रोच में एक चेंज लाया है। 2007 तक ये माना जाता था कि अगर कोई भी सेंट्रल या स्टेट लेजिस्लेशन को अगर जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन दिलाना है तो उसको शेड्यूल 9 में ऐड ऑन कर दिया जाए। अगर शेड्यूल 9 में कोई सब्जेक्ट ऐड ऑन कर दिया जाता था तो उस पे जुडिशियल रिव्यू का पावर सीज हो जाता था, जुडिशियल रिव्यू उस पे अप्लाई नहीं होती थी। लेकिन 2007 में IR कोहेलोन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के केस में सुप्रीम कोर्ट ने उस समय के चीफ जस्टिस YK सबरवाल ने 9 जजेज बेंच ने ये लेट डाउन कर दिया 2007 में कि अब बेसिक स्ट्रक्चर और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट ये दो ऐसे ग्राउंड हैं जिन दोनों ग्राउंड्स पे अगर कोई भी लॉ शेड्यूल 9 में भी डाला जाता है और अगर उस लॉ में इन दोनों में से किसी भी ग्राउंड का अगर वायलेशन दिखता है, यानी फंडामेंटल राइट का वायलेशन या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन अगर दिखता है तो शेड्यूल 9 में भी डाले गए सब्जेक्ट्स का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकती है। तो आज के डेट में सुप्रीम कोर्ट के पास रिव्यू करने का पावर है। ये जो लोग भी शेड्यूल 9 में सब्जेक्ट्स डालेंगे उस पार्टी को या उस गवर्नमेंट को ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिफाई करना होगा कि उनके द्वारा लाया गया लॉ या लाया गया अमेंडमेंट बेसिक स्ट्रक्चर या फंडामेंटल राइट को वायलेट कैसे नहीं करता है। अगर वो ये कर पाएंगे तो शेड्यूल 9 में डाले जाने की वजह से उनको रिव्यू का प्रोटेक्शन मिलेगा, अदरवाइज शायद नहीं मिलेगा। ये IR कोहेलोन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु के जजमेंट के बेसिस पे कहा जा सकता है। एजाज साहब, अभी जिस तरह से सलीम जावेद साहब उन पूरी चीजों को डिफाइंड किए कि 9वीं अनुसूची में डाला जाए या नहीं डाला जाए, क्यों आप लोग का फोर्स इस बात को लेकर है कि जो आरक्षण बिल है वो 9वीं अनुसूची में आए ही हर हाल में, केंद्र सरकार इस पर मंजूरी दे? केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी अपनी मंशा तो स्पष्ट करे।
भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है उस राजनीति से उनकी पोल खुल चुकी है और स्पष्टता आम लोगों के बीच ये बात स्पष्ट रूप से सामने आ चुका है कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी नहीं चाहती है कि पिछड़ा समाज को, अति पिछड़ा समाज को, जो अनुसूचित जाति है, जो अनुसूचित जनजाति है, उसको हक और अधिकार मिले। इसीलिए आप देखते होंगे जब जब हम अधिकार की बात करते हैं, जब जब हम सम्मान की बात करते हैं, जब जब हम इन वर्गों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, इन वर्गों को जब हम उनके संख्या के अनुपात में हक और अधिकार देने के लिए आरक्षण व्यवस्था को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक दांव पेच में इसको रखना चाहते हैं या कानूनी दांव पेच में इसको लाना चाहते हैं। कानूनी दांव पेच से बचने के लिए और जिस तरह की राजनीति ये करते रहे उससे आम लोगों के बीच इनकी स्पष्टता सामने आने के लिए हमने अनुसूची 9वीं में मामले को ले जाने का, शेड्यूल 9th में ले जाने का जो मामला बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से, बिहार कैबिनेट की तरफ से प्रस्ताव भेजा गया, इस पर तो ये मंशा स्पष्ट करें। ये मामला माननीय न्यायालय का है, जुडिशियल का है, वो अपना देखने का काम करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है ये तो समझ में आ जाए लोगों को। भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है ये तो समझ में आ जाए। भारतीय जनता पार्टी की मंशा कभी भी नहीं रहती है कि हम पिछड़ा वर्ग को, अति पिछड़ा वर्ग को, अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को उसका हक और अधिकार दे। इसीलिए आप देखते होंगे कि हमेशा कानूनी दांव पेच का मामला खेल करके ये मकर जाल में इन वर्गों के राजनीतिक सामाजिक हित को रखना चाहती है। और हम चाहते हैं कि सभी को, जो हमारी सोच है कि सभी वर्गों को, सभी लोगों को हम उसका हक और अधिकार दें। आपने देखा होगा 49.5% से जो 65% पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए व्यवस्था की गई है, उसमें हमने 10% EWS का जो व्यवस्था पहले से था, जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंदिरा साहनी का जो बैरियर था, उस बैरियर को अपने स्तर से समाप्त कर दिया। और स्पष्टता ये अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ही लोगों के बीच संकेत दे दिया है कि आरक्षण की व्यवस्था को आगे बढ़ाया जा सकता है और जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी दी जा सकती है। तो हम उसी अनुसार काम कर रहे हैं। हम तो सभी वर्गों को लेकर के चल रहे हैं, हम कहां 10% वाले को छोड़ करके चल रहे हैं। और 25% जो लोग बच जाते हैं उनको भी हम कहीं ना कहीं एकोमोडेट करने के लिए सभी के साथ न्याय और सभी वर्गों में जो गरीब लोग हैं उनको हक और अधिकार देने के प्रति हमारा जो समर्पण, हमारा जो सोच, हमारा जो संकल्प है वो हम आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन रत्नेश जी, आपसे सवाल ये है कि अब तमाम जो ये चीजें हैं, आरक्षण बिल अभी जो है उसको हाईकोर्ट में चुनौती मिलेगी, हाईकोर्ट उसे एक्सेप्ट करे या ना करे, या हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद होगा। 9वीं अनुसूची में वो शामिल हो या ना हो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा। कहीं ना कहीं आरक्षण के बिल या आरक्षण के मुद्दे पर ही तमाम ऐसे मुद्दे 9वीं अनुसूची आपको घेरने की पूरी तरफ से पूरा चक्रव्यूह बनाया गया। देखिए दीपक जी, 9वीं अनुसूची का इनको बहाना चाहिए। अभी हम लोग के बीच में उपस्थित लीगल एक्सपर्ट सलीम जावेद साहब ने बड़े स्पष्टता से स्पष्ट कर दिया कि 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार अगर डाल भी देती है इस बिल को तो जुडिशियल रिव्यू के लिए वो बिल ओपन रहेगा। वो जुडिशियल रिव्यू क्या होगा? इंदिरा साहनी वाले मुकदमे में यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अगर 50% का बैरियर जब पार करता है तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आपको बताना पड़ेगा। तो सरकार ने एक बड़ा एक्सरसाइज किया है, बिहार की सरकार ने जातीय जनगणना की है, आर्थिक जनगणना की है, आर्थिक सर्वे की है। अगर उनके पास फैक्ट्स क्लियर है, अगर इस देश के बिहार की जनता अभी तक पिछड़ी है तो कोई भी लीगल टेस्ट को वो पार कर जाएगा। लेकिन ये चोर की दाढ़ी में तिनका है, इनको लगता है कि इनके द्वारा करवाया गया जातीय जनगणना और सर्वे प्रॉपर नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो इनके चोर की दाढ़ी का तिनका ये परिलक्षित होती है। अगर ये अपने तरफ से किए गए सारे कार्यों में पुख्ता है, सारे जानकारी, सारे डेटा करेक्ट है, तो फिर हिचक किस बात की? जुडिशियल रिव्यू होगी, हो जाने दे। जुडिशियल रिव्यू में फैक्ट आएगा, अगर बिहार की जनता पिछड़ी है, बिहार की आबादी पिछड़ी है, तो बिहार की जनता का अधिकार है आरक्षण, और वो आरक्षण उनको मिलेगा। एक आखिरी सवाल और एक आखिरी रिएक्शन लेता हूं एजाज साहब से और रत्नेश जी से। इस सवाल का जवाब जो है वो बहुत संक्षिप्त में एजाज साहब आप भी देंगे और रत्नेश जी आप भी देंगे। एजाज साहब, जिस तरह से आपने राम मंदिर का जिक्र किया था और तमाम ये अभी
आरक्षण का मुद्दा है, तो जाहिर सी बात है कि आप इस बात को लेकर तैयार हैं कि आने वाले दिनों में मंडल और कमंडल का जो हो सकता है आमना सामना, आप उसके लिए तैयार हैं? देखिए दीपक जी, यहाँ पर हम नफरत की राजनीति को समाप्त कर दिए। यहाँ पर अब जो धर्म और धर्म की राजनीति करने वाले लोग थे वो बेनकाब हो चुके हैं। हम यहाँ पर रोजगार दे रहे हैं, हम यहाँ पर जातीय गणना करा करके उनके हक और अधिकार दे रहे हैं। जो सभी वर्गों में गरीब हैं उनको हम उपेक्षा के भाव में नहीं रख सकते, उनके साथ हम न्याय करेंगे और न्याय करने के लिए हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए हमने विशेष राज्य के दर्जे की भी मांग की है और हमारा स्पष्ट मत है कि जो जितनी संख्या जिसकी उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिल जाए और उसी दृष्टिगत हिस्सेदारी मिल। रत्नेश जी आपके पास आते हैं। रत्नेश जी इसका जवाब दीजिए कि बार बार विपक्ष आपके विरोधी विपक्ष ये कह रहा है कि राम मंदिर का मुद्दा तमाम उठा रहे हैं, तो क्या बात है कि आने वाले चुनाव में मंडल वर्सेस कमंडल होगा? नहीं दीपक जी, भारतीय जनता पार्टी शुद्ध रूप से सबका साथ और सबका विकास की बात करती है। हमारी पार्टी हर वर्ग, हर पिछड़े वर्ग को लेकर चलना चाहती है और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कहा है कि इस देश में जो सबसे बड़ी जाति है वो गरीबों की जाति है और गरीब कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी कृतिबद्ध है, संकल्पित है और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पित है। हम लोग ठीक है रत्नेश जी, ठीक है। अब आखिरी रिएक्शन के रूप में अभी सलीम जावेद से आखिरी रिएक्शन ले लेते सलीम जावेद साहब से। सलीम जावेद साहब, जिस तरह से याचिका में यह कहा गया है कि असाधारण परिस्थितियों में रिजर्वेशन का दायरा बढ़ाया जा सकता है और जनसंख्या के अनुपात में नहीं बल्कि शैक्षणिक और सामाजिक अनुपात में यह आरक्षण बढ़ाया जा सकता है। सरकार ने तो जनगणना कराने के या जातीय सर्वे कराने के अलावा आर्थिक सर्वेक्षण और सामाजिक शैक्षणिक सर्वेक्षण भी कराया, उसे अपने सामने आया। क्या हाई कोर्ट में ये याचिका एग्जिस्ट करेगी? सर, क्योंकि याचिका ऑलरेडी हाई कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए स्पष्ट तो हम नहीं कह सकते हैं कि फाइनली हाई कोर्ट में ये याचिका स्टैंड करेगी या स्ट्रक डाउन हो जाएगी। वो डिपेंड करता है कि याचिका फाइल करने वालों ने अपनी याचिका को फाइल करने से पहले कितना होमवर्क किया है, कितना अपने आप को प्रिपेयर्ड किया है। क्योंकि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जब कोई याचिका फाइल की जाती है तो उसके एडमिट होने से पहले बाकायदा बहस होती है और उसमें उनसे ग्राउंड्स पूछे जाएंगे और अगर वो अपने ग्राउंड्स जस्टिफाइड वे में रखते हैं तो ऑब्वियसली ये याचिका एडमिट होनी चाहिए। लेकिन सिर्फ एडमिट होने से जी हाँ, या एडमिट तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में जब हाईकोर्ट में ये मामला सामने आएगा तब देखना होगा कि ये याचिका दायर की गई है वो हाईकोर्ट एक्सेप्ट करता है, वहां क्या सुनवाई होती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि आरक्षण पर अभी राजनीति चलती रहेगी। अभी इस चर्चा में आप लोगों ने भाग लिया। एजाज साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद, रत्नेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सलीम जावेद साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।